हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 72 कवर करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। तो सारे ही क्वेश्चंस यानी कि सारे ही टेस्ट जो पहले डल चुके हैं वो भी आप लोग लगा लीजिएगा। जिन्होंने नहीं लगाया, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ। सो पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी ये मैं बाद में बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति दी गई है? सो योर ऑप्शंस आर आर्टिकल 135, आर्टिकल 136, आर्टिकल 137 या फिर 138। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह अपना जो भी फैसला देता है उस फैसले की समीक्षा वह खुद कर सकता है। ये जो राइट है ये मिला हुआ है आर्टिकल 137 के तहत। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 137 के तहत अपने स्वयं के फैसलों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? योर ऑप्शंस आर राज्य वित्त आयोग का गठन, अध्यादेश की घोषणा, विधानसभा के सत्र का सत्रावसान या फिर मृत्यु दंड को क्षमादान। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर जो है वो ये है कि मृत्युदंड को क्षमादान, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसको आप क्षमा कर सकते हो या नहीं, ये राइट केवल प्रेसिडेंट के पास होता है, ना कि राज्यपाल के पास। इसका मतलब यह ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा। ओके, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, यह शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। जिसमें कथन दे रखा है, संसद राज्यपाल की सिफारिश पर विधान परिषद का गठन व विघटन कर सकती है क्योंकि विधान परिषद एक सतत चलने वाला सदन है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ऑप्शंस वही हैं हमेशा की तरह। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पर गलत कौन सा है और सही कौन सा है। एक्चुअली संसद राज्यपाल की सिफारिश पर विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है नहीं। राइट तो होता है संसद को ये करने का, बट वो राज्यपाल की सिफारिश नहीं होती है। वो विधानसभा में क्या होता है, संकल्प पारित होता है, उसके थ्रू ये काम कर सकती है पार्लियामेंट, अदरवाइज नहीं। राज्यपाल का उसमें कोई रोल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये जो है कारण, ये तो सही दे रखा है। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि डी। संसद राज्यपाल की नहीं बल्कि विधानसभा के संकल्प पर विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है। विधान परिषद एक सतत चलने वाला सदन है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में पूर्ण कोरम हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कोरम मीन्स टू से कि जब तक उसमें उतने मेंबर नहीं होंगे, यानी कि मतलब कि एक नंबर होता है, वो इतनी निर्धारित कर दी जाती है संख्या, तब तक वो मेंबर्स नहीं होंगे उतने, तब तक कोई कार्य स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। योर ऑप्शंस आर 25, 35, 55 या फिर 65। तो जो जो लोकसभा में पूर्ण कोरम होता है वह होता है 55 सदस्यों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 55 सदस्य होना अनिवार्य है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ये भी लोकसभा में कोरम सदस्यों की संख्या का 10वां भाग, यानी कि कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश, अब इनमें क्या करना है, उपरोक्त राज्यों को उनकी लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी सीट कितनी कितनी है ये इन स्टेट्स में ये पता लगा लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, तो वहाँ पर कितनी है आपकी, इन्हीं के ऊपर लिख देती हूँ ताकि पता चल जाए बाद में, 40। उसके बाद बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की, 42। उसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 हैं, और बात करें अगर अपने यूपी की तो वहाँ पर 80 हैं। आई थिंक सीक्वेंस बिल्कुल सही है, तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, 1 2 3 4। ओके, सही सीक्वेंस दिया हुआ है। लोकसभा सीटों की बढ़ती संख्या के अनुसार दिए गए राज्यों का जो क्रम है वह बिल्कुल सही है। बिहार में 40 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 और महाराष्ट्र में 48 व उत्तर प्रदेश में 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर कुछ पेयर दिए गए हैं। पंचायती राज के अंतर्गत स्थापित निम्न समितियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ समितियाँ बनाई गई थी पंचायती राज से संबंधित, तो उस समितियों का गठन कब कब किया गया था वो यहाँ पर सन बताए गए हैं और उन समितियों के नाम बताए गए हैं। हमें बताना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। सो फर्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये पूछी जाती है। 1957 में इसका गठन हुआ था। अशोक मेहता समिति का 1977 में, जीवी के राव समिति का 1980 में और एल सिंधवी समिति का 1986 में। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हालांकि ये सारी हैं पूछी जाती हैं, लेकिन ये तीनों तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तीनों को याद रखना। और चौथी भी पूछी जा सकती है, लेकिन तीनों से ज़्यादा प्रश्न बने हैं जहाँ तक मेरा अनुमान है। सो ठीक है, अभी इनमें से इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट बता देते हैं कि कौन सा है। एक्चुअली जो जीवी के राव समिति थी वो 1980 में नहीं 1985 में उसका गठन हुआ था। तो आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। पंचायती राज पर गठित जीवी के राव समिति का गठन 1985 में हुआ था, न कि 1980 में। अन्य युग्म जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक युग्म वाला ही क्वेश्चन है जिसमें हमें इनकरेक्ट ही बताना है। भाग दिए गए हैं और उनमें किस चीज़ का प्रावधान है ये बताना है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित और भाग 17 में राजभाषा होगा। यहाँ पे ये लिख दिया है, मतलब आधा रह गया है, छूट गया है मुझे लगता है। सो ठीक है, अब इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये देख लेते हैं। जो इनकरेक्ट है वो है इसमें भाग 5 में राज्य की कार्यपालिका नहीं है, ये भाग 6 में है। अगर भाग 5 की बात करें तो वहाँ पर संघ की कार्यपालिका है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है, जबकि राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख भाग 6 में है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या अधिकतम होती है 21, 22, 23 या फिर 24। तो निदेशकों की संख्या होती है सहकारी समिति में 21। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या 21 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में इसका प्रावधान है। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 380 में है। इसके अलावा 380 बोल दिया मैंने। नीति आयोग का प्रावधान 310 में है, अनुच्छेद 310 में। और भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 76 में है। हमें बताना इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए, जो हमारा नीति आयोग है वह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, आई होप आप सभी को पता होगा। तो अनुच्छेद में होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसीलिए सी हो जाएगा बिल्कुल सीधा सा आंसर। ठीक है, सो नीति आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, अतः इसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अन्य युग्म बिल्कुल सही है। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं हो सकती है? बात हो रही है राज्यों से संबंधित। 10, 11, 12 या फिर 13। कितने से कम नहीं हो सकती है? 12 से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, वाईएस जगन मोहन रेड्डी या फिर त्रिवेंद्र रावत। ठीक है, तो वो कौन है जिनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी पार्टी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी है? ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है,
तो जो चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी है उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको शॉर्ट में आप JMM भी कह सकते हैं, पहली पार्टी है जिसने उस निकाय का नाम घोषित किया है जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इसे दान दिया था। झारखंड में सत्तारूढ़ दल की योगदान रिपोर्ट के अनुसार एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को द्वारा इसे दान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली वो होती है जिसमें निजी उद्योगपति व सरकार दोनों द्वारा संचालित होती है, या फिर पूंजीवाद और समाजवाद का समन्वय होता है उसमें, या फिर जिसमें गरीब व अमीर दोनों का ख्याल रखा जाता है, या फिर ये तीनों ही विशेषताएं मिश्रित आर्थिक प्रणाली की होती हैं। तो बताइए इनमें से कोई एक विशेषता है या फिर तीनों ही हैं। एक्चुअली जो मिश्रित आर्थिक प्रणाली होती है उसकी ये तीनों ही विशेषताएं उसमें होती हैं। चाहें तो आप दोबारा से एक बार इनको पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, प्रश्न में मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिए गए सभी कथन एकदम सही हैं। राजा के चेलैया समिति का संबंध निम्न में से किससे है? गरीबी मापन, बेरोजगारी आकलन, कर सुधार या फिर बीमा सुधार। ठीक है, तो किससे है संबंध बताइए? कर सुधार से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है इसमें सेवाओं व वस्तुओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है इसकी जो गणना होती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। थर्ड ऑप्शन है सर्वप्रथम इसका वैज्ञानिक अनुमान प्रोफेसर BKRV राव द्वारा लगाया गया था, या फिर ये तीनों ही सही हैं। राष्ट्रीय आय के संबंध में बात हो रही है, एक्चुअली तीनों ही बातें सही हैं, यानी कि इसमें सेवाओं व वस्तुओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है, सही बात है। और इसकी गणना जो है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और सर्वप्रथम इसके बारे में इसका जो वैज्ञानिक अनुमान था वह प्रोफेसर BKRV राव द्वारा लगाया गया था। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय के संबंध में उपरोक्त तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें पहला है भारत में मुद्रास्फीति की गणना का सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार विनिर्मित उत्पादों को दिया जाता है। असत्य कौन सा है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों सत्य हैं या फिर दोनों सत्य हैं। तो बात हो रही है भारत में मुद्रास्फीति की गणना का सबसे प्रचलित माप जो है वह थोक मूल्य सूचकांक है, सही है ये भी। और थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार विनिर्मित उत्पादों को दिया जाता है, ये भी सही है। इसलिए आंसर होगा डी, दोनों सही हैं। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए व दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन भी करना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सुमेलित करना पंचवर्षीय योजना और उनके कार्यों के बारे में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो पहले इसको मैच करते हैं। ओके, तो देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना संबंधित है श्वेत क्रांति से, बिल्कुल सही है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये भी सही है। सातवीं भोजन काम व उत्पादन का नारा, ये भी करेक्ट है। 10वीं जो थी राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, ये भी सही है। बिल्कुल सही दे रखे हैं 1 2 3 4। आंसर डी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आंसर सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना श्वेत क्रांति से संबंधित, उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम, सातवीं पंचवर्षीय योजना भोजन काम व उत्पादन का नारा, 10वीं राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर विश्व आर्थिक मंच। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वह संबंधित है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना सर्वप्रथम 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ब्रेटन वुड्स अमेरिका में स्थित है। ओके,
मौद्रिक नीति के निम्नलिखित में से किस उपकरण की दर को मुद्रास्फीति के दौरान बढ़ाया जाता है? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या फिर तीनों को बढ़ाया जाता है? तीनों को बढ़ाया जाता है ना। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, तीनों को बढ़ाया जाता है, इसलिए डी हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए मौद्रिक नीति के सभी उपकरणों की दर को मुद्रास्फीति के दौरान बढ़ा दिया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में या फिर सन 2003 में? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया था सन 2002 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को 2002 में लागू किया गया था, ये याद रखा करिए। ये 1999 में अधिनियम बना था बट इम्प्लीमेंट हुआ था 2002 में। यहाँ लोगों को कन्फ्यूज़न भी जाता है। ठीक है, बाकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी जो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ चली रही है, जिसमें 15 फुल मॉक टेस्ट हैं, जिसमें प्लस हिंदी के भी हैं और जीएस के भी ऑनलाइन होंगे, और उसमें पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आयोग के नवीनतम पैटर्न के आधार पर हमारे सारे प्रश्न हैं, और किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। फीस 299 है। ठीक है, बाकी कोई और क्वेरी है तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, सो हो गया ये टेस्ट कंप्लीट 72। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी। ओके।